बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जीन ट्रांसफ़र। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की खोज के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद सूटेबल वेक्टर यानी कितना बड़ा डीएनए हमको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है उस हिसाब से वेक्टर का सिलेक्शन। तो वेक्टर में जो है कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर प्लास्मिड के रूप में बनाए गए जिसमें डिजायर्ड साइट थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए और उसमें जो है फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके और होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता था। मीन्स कि जितने भी वेक्टर हैं, चाहे प्लास्मिड वेक्टर हो, कास्मिड वेक्टर हो, फेज वेक्टर हो, YAC हो, BAC हो, यानी जिसमें हम फॉरेन डीएनए को डिफरेंट साइज के फॉरेन डीएनए को लोड करते हैं और फिर उसको वेक्टर में इम्प्लांट करके और होस्ट सेल में हमको पहुंचाना रहता है। तो उसी को हम जो है जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी किसी भी वेक्टर को उसके होस्ट सेल में पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो जीन ट्रांसफ़र कहलाती है। और ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल स्टेप है और ख़ासकर ये बेसिक रिसर्च एज वेल एज अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी दोनों में जो है यूजफुल होता है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम वेक्टर को या फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में एंट्री करवा देते हैं। तो ये बहुत पुराना इतिहास रहा है, हम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रेन थे, R टाइप और S टाइप। R टाइप का डीएनए जो है, या उस समय वो केवल फैक्टर के रूप में जाना जाता था, वो S टाइप के सेल में R टाइप का डीएनए जो है वो नॉन पैथोजेनिक था और S टाइप का डीएनए जब उसमें पहुंचता है तो वही R टाइप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस थी जीन ट्रांसफ़र की, जिसमें जब दो टाइप के दो डिफरेंट स्ट्रेन की सेल आसपास रखी गई तो किसी कारणवश जो है एक स्ट्रेन का डीएनए दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया और उसको उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दैट इज ए नेचुरल टाइप ऑफ जीन ट्रांसफ़र। इसके अलावा हम लोग पढ़े कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सारे मेथड्स जो हैं ये नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत बैक्टीरिया में होते हैं जिसमें जीन ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे हमने बताया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें R टाइप का डीएनए जो है वो नॉन पैथोजेनिक था या R टाइप नॉन पैथोजेनिक था, लेकिन S टाइप के डीएनए के ट्रांसफ़र होने के बाद R टाइप ट्रांसफॉर्म हो गया था S टाइप में। तो ये एक तरह से नेचुरल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन था या जीन का ट्रांसफ़र था। कॉन्जुगेशन जो है इसमें दो बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और एक बैक्टीरिया जिसमें प्लास्मिड होता है उसको हम F+ स्ट्रेन कहते हैं और एक बैक्टीरिया जिसमें प्लास्मिड नहीं होता है उसको F- स्ट्रेन कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में भी हो सकता है, जैसे साल्मोनेला और सिजेला के बीच में भी कॉन्जुगेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का प्लास्मिड जो है रिप्लिकेट होकर के सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द फिजिकल कांटेक्ट। यानी इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, जिसमें पिलस के थ्रू बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिसके थ्रू डीएनए एक बैक्टीरिया का प्लास्मिड का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर तीसरा था ट्रांसडक्शन जो है ये हमने देखा था कि बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इन्फेक्शन की प्रोसेस जब हमने देखी थी तो उसमें ये बताया था कि बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन कोट बाहर छोड़ देता है और केवल डीएनए अंदर जाता है। डीएनए के पहुंचते ही बैक्टीरियल डीएनए या तो फ्रेगमेंटेड हो जाता है जिसको हम लाइटिक साइकिल बोलते हैं,
और या वायरस का डीएनए जो है बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट हो जाता है, जिसको हम लाइसोजेनी कहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिप्लिकेट, ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट उसी बैक्टीरियल डीएनए के साथ होता रहता है। तो लाइटिक साइकिल में जब डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा और बैक्टीरियोफेज मैचुरेशन और पैकेजिंग की प्रोसेस में गुजरेगा, तो कुछ पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए का भी पैक करके पैकेजिंग में यूज करेगा और उसको दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेगा तो उसमें जाकर के ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, और ये बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है तो इसको हम फेज ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये भी एक जीन ट्रांसफ़र की नेचुरल प्रोसेस है। ट्रांसडक्शन हमने देखा था 2 तरह का होता है। यदि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंटेड होता है तो वो रैंडमली पैक होता है, यानी हमको ये नहीं पता होता कि किस बैक्टीरियोफेज में कौन सा जीन जो है वो पैक हुआ है, और वो जाकर के दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ का जीन वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, यानी इसमें रैंडम फ्रेगमेंट बैक्टीरियल डीएनए का जो है ट्रांसफ़र होता है। दूसरा हमने देखा था स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है बैक्टीरिया के डीएनए में अटैच होता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसक्राइब होता रहता है, लेकिन जब कभी एक्टिवेट होता है तो वो बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट होता है और वो उस हिस्से को ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच था। तो इट मीन्स कि जो अटैचमेंट साइट है वहाँ के डीएनए को वो ले जाता है, तो उसको हम स्पेसिफिक साइट का ट्रांसफ़र कहते हैं, जीन का ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये भी बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है, इसीलिए इसको हम फेज ट्रांसडक्शन प्रोसेस कहते हैं। मीन्स जीन ट्रांसफ़र बाय द मीडिएशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तीसरा था रिट्रोवायरस ट्रांसडक्शन, यानी जो ट्रांसडक्शन या जीन का ट्रांसफ़र रिट्रोवायरसेस द्वारा होता है उसको हम रिट्रोवायरल ट्रांसडक्शन कहेंगे। सेम उसी तरह होता है जैसे फेज ट्रांसडक्शन होता है। रिट्रोवायरसेस के होस्ट सीमित होते हैं। रिट्रोवायरस जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, लेंटीवायरस है, ऑन्कोरिट्रोवायरस है। तो लेंटीवायरस जो है ये स्पेसिफिकली होस्ट को, डिफरेंट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा। इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कि रिट्रोवायरस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो इसलिए जीन ट्रांसफ़र भी इसमें बहुत तेज़ी से और इसकी इफ़िशियंसी जो है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फेज ट्रांसडक्शन। तो रिट्रोवायरस में एक दिक्कत ये है, रिट्रोवायरस है या एडनोवायरस है, ये होस्ट को जो है डिजीज भी काज कर सकते हैं होस्ट में ड्यूरिंग द जीन ट्रांसफ़र। ट्रांसपोसांस जैसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजिशन यानी जो जीन में अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, यानी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो खासकर इनका रोल होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, लेकिन ये भी जीन ट्रांसफ़र में अपना रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल जीन ट्रांसफ़र, यानी जो आजकल काफ़ी यूज किया जाता है फॉर दी बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च। तो इसमें फिजिकल मेथड, फिजिकल में हम देख रहे हैं, पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो मतलब लाइट करंट और पोरेशन मतलब पोर। मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम यदि सेल मेम्ब्रेन में पोर बनाते हैं तो डीएनए उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, सेल और डीएनए को हम एडहेयर करते हैं और इलेक्ट्रिक पल्स से उसको ट्रीट करते हैं। एक स्पेशल क्यूबेट होता है जिसमें डीएनए और सेल्स ये साथ साथ रखे जाते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में पोर बन जाता है, और पोर, उसी पोर के थ्रू जो है बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र, डीएनए का ट्रांसफ़र उसमें हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जो है इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, और ये इफ़िशियंट प्रोसेस है और डिपेंड करता है कि डीएनए का साइज कितना है। यदि ज़्यादा बड़ा साइज डीएनए का होगा तो इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, यानी 10 की पावर 6 सेल्स में संभावना बनती है कि एक सेल्स जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा उसमें डीएनए एंट्री करता है। लेकिन यदि डीएनए का साइज बड़ा है तो यही चीज़ 10 की पावर 9
यानी 10 की पावर 9 सेल्स में 1 में संभावना बनती है कि ये इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाए। मीन्स कि जो जीन ट्रांसफर मेथड है आर्टिफिशियल, वो बहुत लो इफिशियंसी के होते हैं, यानी करोड़ों सेल्स में कहीं 1 में संभावना बनती है कि जीन का ट्रांसफर हो जाए। तो इससे हम बड़े डीएनए यानी लार्ज साइज के डीएनए का भी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन जो है एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम सेल्स वो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन में रखते हैं और करंट जब पास करेंगे तो उसमें बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देने से उसमें पोर बनेगा और उस पोर के थ्रू डीएनए सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। अगला है बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको हम ट्रांसफेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें हम डीएनए को डायरेक्ट जो है इंटर करते हैं इन द डिजायर्ड सेल। इसका एक फायदा ये होता है कि जो और मेथड हैं उसमें डीएनए या आरएनए जब भी हम कभी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जाकर के साइटोप्लाज्म में एग्रीगेट हो जाएगा और न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक न्यूक्लियस तक डीएनए पहुंचता नहीं है तब तक इस प्रोसेस का कोई लाभ नहीं होता है। तो बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे जीन गन एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये एक तरह से बम्बार्डमेंट है जीन का बम्बार्डमेंट जिसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को हैवी मेटल्स से कोट कर देंगे। कोट करने के बाद मैकेनिकल फोर्स से उसको सेल में डालेंगे और इससे एक फायदा ये रहता है कि ये न्यूक्लियस तक डायरेक्ट जो है एंट्री करवा सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट हम उसको कहते हैं यानी सेल विदाउट सेल वॉल। यदि सेल में कोई सेल वॉल निकाल दी जाए तो उसको फिर जो बचा रिमेनिंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो उसमें जो है सैंडाई वायरस या पॉलीथिलीन ग्लाइकान की प्रेजेंस में फ्यूजन हो जाता है और एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर के जो हाइब्रिड सेल बनती है उसमें एक तरह से दो डिफरेंट सेल्स का करैक्टर रहता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी जो है एक मेथड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन। माइक्रो इंजेक्शन इसमें जो है डायरेक्ट हम जीन को इंजेक्ट कर देते हैं oocyte से या एग सेल से या एम्ब्रियो है, इसमें डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं डीएनए की, और इसकी इफिशियंसी भी कम ही होती है। यानी 1 करोड़ एक्सपेरिमेंट में जो है कहीं एक जो है वो सही से जीन ट्रांसफ़र होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जीन थेरेपी में। यदि किसी को मतलब ये देखा जाता है कि जेनेटिक डिजीज है तो उस जेनेटिक डिफेक्ट को हम जीन थेरेपी से ट्रीट करते हैं, और माइक्रो इंजेक्शन जो है ये जीन थेरेपी को करने का एक बहुत बड़ा मेथड है। तो इस तरह से जो है ये डायरेक्ट जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड्स में लाइपोसोम बहुत ही यूज किया जाता है। ये एक तरह से फास्फोलिपिड के वेसिकल्स हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। तो फास्फोलिपिड्स जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है, यानी हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड इसमें होते हैं। तो यानी फास्फोलिपिड्स जो है ये एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, इसीलिए इसमें स्मॉल वेसिकल्स, हॉलो स्मॉल वेसिकल्स इसका बनाएंगे, और जो एक्वस पार्ट रहेगा इनर पार्ट उसमें हम डीएनए को लोड कर देंगे। तो लोड करने के बाद चूंकि लाइपोसोम्स जो है ये फास्फोलिपिड है और उसी का जो है सेल मेम्ब्रेन भी उसी की बनी होती है। तो ये जब अटैच होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से तब इसमें जो है वो अटैच होकर के और फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद वो लाइपोसोम में जो भी मटेरियल है, जैसे हमने डीएनए इसमें डाला है तो ये डीएनए सेल में ट्रांसफर हो जाएगा और जा करके न्यूक्लियस में अटैच हो जाएगा। तो लाइपोसोम जो है ये इस प्रोसेस को हम लाइपोफेक्शन भी कहते हैं। तो लाइपोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द ट्रांसफर ऑफ द जीन। इसके अलावा लाइपोसोम का हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रग डिलीवरी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी जो भी डिजायर्ड ड्रग है हम लाइपोसोम में डाल करके और टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमको मिलता है एंटी कैंसर ड्रग की डिलीवरी में, यानी जो कार्सिनोजेनिक सेल हैं वहाँ या ट्यूमर सेल्स जो हैं उसमें यदि हम ड्रग पहुंचाना है तो लाइपोसोम से
बढ़िया जो है साधन और कुछ नहीं होता, ये उसी को टारगेट करता है, यानी कैंसर सेल को ही टारगेट करेगा, उसी के लिए स्पेसिफिक इसमें रिसेप्टर होंगे और वो जा करके वहाँ पर ड्रग डिलीवरी करके और ट्यूमर को नष्ट करने में सहायक होंगे। कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट मीडिएटेड, कैल्शियम क्योंकि कैटानिक है और ये डीएनए के साथ जो है अटैच करता है और ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डीएनए को अंदर पहुंचाता है, तो ये भी एक तरह से चैनल बनाता है और कैल्शियम उसी के साथ लिंक होकर के और डीएनए उसी के साथ सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट जो है ये इफिशियंट है, लेकिन इसकी ये होता है कि ये टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक होने की वजह से इसके द्वारा जो डीएनए की एंट्री होती है वो उतनी पॉपुलर नहीं है और ये मेथड अब रिप्लेस हो गया है बाय द डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रॉन मीडिएटेड, यानी सेम इसी तरह का रोल जैसे कैल्शियम प्ले करता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर के डीएनए को अंदर पहुंचाता है, वही रोल डेक्स्ट्रॉन यहाँ पर प्ले करता है। चूंकि डेक्स्ट्रॉन उतना टॉक्सिक नहीं है जितना कैल्शियम फास्फेट है, तो इसलिए जो है डेक्स्ट्रॉन के द्वारा इस मेथड को रिप्लेस कर दिया गया है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मीडिएटेड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल जैसा कि हमने बताया कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हेल्प करता है, यानी किसी भी चीज को ये फ्यूजन को इंड्यूस करता है, तो यानी डीएनए या सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन को इंड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि डीएनए उसमें एंट्री करेगा। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो है हम डीएनए को जो है या वेक्टर को किसी होस्ट सेल के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे हार्मोन्स है, वैक्सीन्स है, एंटीबॉडीज हैं, तो इनका सबका प्रोडक्शन जो है वो होस्ट सेल में कराना। एग्रीकल्चर में इसका बहुत सा यूज है, यानी जो ट्रांसफेक्शन प्रोसेस है, यानी जीन को हम फॉरेन जीन को किसी भी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक तरह से ट्रांसजेनिक हो जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, तो उसमें तमाम डिजीज रेजिस्टेंस के गुण हैं या बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के हैं या पेस्ट रेजिस्टेंस के हैं, तो ये सब तमाम प्रॉपर्टी जो है तभी संभव हो पाती है जब एक एक्चुअल जीन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो। इसमें इफिशियंसी कम होती है, कुछ आरएनए डीएनए केवल साइटोप्लाज्म में ही एग्रीगेट हो जाते हैं तो उनका कोई यूज नहीं है। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन मलेरिया में यूज की जाने वाली ड्रग है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जो एग्रीगेट्स होते हैं डीएनए आरएनए के उनको इंड्यूस करता है, उनके फ्रेगमेंटेशन को इंड्यूस करता है और वो जा करके फिर न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनाता है। तो इस तरह से जो है क्लोरोक्विन भी यूजफुल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द जीन ट्रांसफ़र। तो ये सारे मेथड्स जो है यूज होते हैं और इनका जो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यही है, हार्मोन का प्रोडक्शन है, वैक्सीन का है, एंटीबॉडीज का है, यानी ये बेसिक रिसर्च में इनका उपयोग तो है ही, इसके अलावा ये अप्लाइड रिसर्च में या इन बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में खासकर मेडिकल के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, एंजाइम टेक्नोलॉजी में है, तो इसमें सब में जो है जीन ट्रांसफ़र अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरह से जो है नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसके द्वारा जो है जीन का ट्रांसफ़र हम होस्ट सेल में करते हैं।